हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर साइंस का एक और टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका वर्क एंड एनर्जी, कार्य व ऊर्जा के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्य ऊर्जा व दाब करके आपका एक चैप्टर है, ठीक है, और साथ ही एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th का भी एक टॉपिक है और साथ ही क्लास 11th में भी पूछा जाता है। तो दोनों का मिक्स करके आज एनसीईआरटी से एमसीक्यूज प्लस थ्योरी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप ज़रूर से मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेडागोजी अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स से एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी प्लस यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करना चाहते हैं या आप सिर्फ पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं जो कि आपका 30 नंबर का होगा, तो वो कोर्स भी इंडिविजुअल अवेलेबल है। उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, वर्क एंड एनर्जी का एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा थ्योरी और कंप्लीट करेंगे, जस्ट लाइक एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद मेन फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किया गया कार्य, अगर आपको मैं वर्क का फॉर्मूला बताऊं तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस। इन शॉर्ट यदि हम लोग देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है? W आपका वर्क, किया हुआ कार्य। एफ क्या है? टोटल फोर्स जो उस पर अप्लाई किया गया, लागू किया गया। और बल की दिशा में विस्थापन, जिस साइड बल लग रहा है उस दिशा में कितना विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 क्वेश्चन आपके अकेले इस वाले फॉर्मूला से बन जाएंगे। फिर मैंने आपको कई सारी डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उसमें से एक डेफिनेशन को आज रिवाइज कर लेते हैं, 1 जूल की। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित होने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर अगर विस्थापित हो जाती है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किए गए कार्य का परिमाण 1 जूल का यहाँ पर कहलाता है। क्या इन्होंने बोला? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आपने आरोपित कर दिया है, ठीक है, ये एफ 1 न्यूटन का बल आरोपित कर दिया है, और वस्तु जो है 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 1 मीटर का हो जाता है, तो उस वस्तु पर किए गए कार्य का परिमाण यहाँ पर क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब इसको करके देखिए। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, डायग्राम आपके सामने एग्जाम में दिया हुआ है। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन जो है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ तक आ गई है जस्ट बिकॉज इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगा है। टोटल कितना विस्थापन हुआ है? 8 मीटर का विस्थापन हुआ है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहा है। इस वस्तु में टोटल किया गया जो कार्य है, टोटल वर्क यहाँ पर कितना होगा? तो मुझे सीधा सीधा सा दिख रहा है, इन्होंने मुझसे वर्क पूछा है, मुझे एफ फोर्स दे रखा है 7 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, विस्थापन जो हुआ है 8 मीटर का हुआ है। तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? डेफिनेटली लग सकता है। क्या यहाँ से वर्क आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 7 न्यूटन का फोर्स लगा है, कितने डिस्टेंस तक लगा है? 8 मीटर तक लगा है। 7 या 8 कितने होते हैं? 56 होते हैं। वर्ग को, ये हमारा जो टोटल वर्क हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 यहाँ पर हो जाएगा। और वर्क को जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये 56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसे सॉल्व किया हुआ है, और जूल इसकी यूनिट है कार्य की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। अच्छा, इसका जो मैंने एक थ्योरी सेशन करवाया उसमें भी कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। वहां से जाकर आप कमेंट जहाँ आप करते हैं वहीं पर एक लिंक दिखेगी। अगर आप थ्योरी सेशन भी पढ़ना चाहते हैं और पहले आपने विजिट नहीं किया है तो वो थ्योरी भी आप देख सकते हो। डायरेक्टली न्यूमेरिकली करना है तो ये सेशन आपके सामने है। ठीक है, क्या पूछा है? बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी एक हल पर जो है, मान लो ये हल है, ठीक है, कितने का बल लग रहा है? 140 न्यूटन का इसके ऊपर बल लगाया जा रहा है। जोता गया खेत कितना लंबा है? जिस खेत को यहाँ पर जोता है वो 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में टोटल वर्क कितना हुआ है? ठीक है, एक हल जो है 140 न्यूटन का यहाँ पर बल लगा रहा है और 15 मीटर तक इसको जोता गया, तो टोटल वर्क हम लोग F इंटू एस करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से निकलेगा, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है।
15 चौक 60 होते हैं, 15 एकम 15 और ठीक है हमने यही करा, 15 चौक 60 होते हैं 0, ठीक है 6 हासिल का लगा, 15 एकम 15, 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गए। तो क्या ये 2100 जूल में बोल सकती हूँ, 2100 जूल का कार्य हुआ है। तो एक हल जिसपे 140 न्यूटन का जो बेल की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है खेत की लंबाई कितनी है, 15 मीटर जोता गया खेत, 15 मीटर खेत जोत लिया है, तो टोटल वर्क कितना हुआ 2100 जूल का टोटल कार्य यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने है अगर आप इसका पूरा प्रॉपर देखना चाहते हैं। एफ आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणित बल की दिशा में किया गया विस्थापन, एफ इंटू एस। एफ की वैल्यू 140 न्यूटन, विस्थापन जो है 15 मीटर का है, टोटल कितना हो जाएगा 2100 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर मतलब कि 1 जूल कार्य की बात हो रही है, 2100 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है। हम दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले आपके सामने गतिज ऊर्जा एक टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपका इसका बन जाता है, W इज इक्वल टू एफ एस का बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका गतिज ऊर्जा का बनता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील 1 सेकेंड, जस्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम लोग इसको देखते हैं अभी, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आया आपका अभी यहाँ पर देखो। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 25 जूल दे रखी है, ठीक है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। और वापस से एक क्वेश्चन और है, यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए क्या आंसर इसका यहाँ पर आया। देखो सबसे पहले आपको दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है। तो इसका वेग यहाँ पर कितना है, 5 है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, अगर हम लोग देखें गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 25 जूल दे रखी है। बस कुछ नहीं करना था आपको, क्या लगाना था, एक फॉर्मूला ही लगाना था काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा का। कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल की है, हाफ एज इट इज रहेगा। m की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और v कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। हम लोग नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला रख के गतिज ऊर्जा का तो ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें 25 इज इक्वल टू हाफ m और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि टोटल जो द्रव्यमान आया है वो 2 आया है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। इसने क्या बोला है, यदि इसके वेग को मैं 2 गुना कर दूं, मतलब अभी जो मेरा v दे रखा है ना, ये अभी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अगर मैं इसके वेग को कितना कर दूं, 2 गुना कर दूं, मतलब 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि अब बताओ अब गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में दे रखा था काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 है, ये हो गया मेरा हाफ। और m की वैल्यू कितनी मैंने निकाली, अभी जस्ट मैंने जो सॉल्व किया m की वैल्यू 2 है। और अभी मैंने ये माना, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मैं इस वेग को 2 गुना कर दूं, मतलब अभी 5 था, अभी मैंने इसको कितना कर दिया, 2 गुना, मतलब कि 10 कर दिया,
ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि अब इस टाइम पे इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मतलब अब आपको जो है नई वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको सॉल्व करिए और निकालिए, ठीक है। 10 का स्क्वायर है ये, v मतलब 10 का स्क्वायर, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 100 हो गई 10 का स्क्वायर। अब अगला पॉइंट देखो, यदि इसके वेग को मैं 3 गुना बढ़ा दूं, अभी मेरा वेग कितना है 5 है, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, ये वेग मेरा 5 है। अब मैं इसको 3 गुना कर दूं, मतलब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ m की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, v मतलब कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 225 आंसर। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। देखो सबसे पहले तो हमने यही फॉर्मूला लगाया हाफ एम वी स्क्वायर का, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करा, m की वैल्यू निकाल ली 2, ये तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर मैं वेग को क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं, ठीक है। अभी मेरा वेग कितना था, 5 था, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ m की वैल्यू कितनी थी 2 और v स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, मतलब नई काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई 100, ठीक है। अब बोला है कि वेग को 3 गुना कर दो, अभी 5 था, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में रख लो, हाफ m की वैल्यू 2 है, v स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर, 15 का 2 से 2 कट गया, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी कि 100 और 225, 2 गुना करोगे तो 100 आंसर आएगा, 3 गुना करोगे तो 225 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में हम लोग नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको वर्क वाली चीज समझाई, वर्क वाला आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन चाहे तो आपके पास एनसीईआरटी की पूरी समरी है, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्क का फॉर्मूला आपको आ गया, उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी का देख लिया, उसके बाद आपके सामने शक्ति वाली चीज है ना। तो किसी वस्तु की कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति क्या होती है, टोटल पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। मतलब अगर आपको पावर को कैलकुलेट करना है तो टोटल कितना कार्य किया है और टोटल कितना समय लगा है, तो इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शक्ति को कैलकुलेट कर सकते हो, पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब एक बस डेफिनेशन देख लो, एक वॉट पावर क्या होती है, जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसे उस वस्तु की शक्ति या 1 वॉट शक्ति कहा जाता है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि 1 वॉट शक्ति क्या है, मान लो 1 सेकेंड में आपने 1 जूल कार्य कर लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि आपने 1 सेकेंड में क्या किया, 1 जूल कार्य कर लिया है ना। 1 सेकेंड के अंदर यदि आपने 1 जूल कार्य कर लिया है तो उस वस्तु की शक्ति को क्या कहा जाएगा, 1 वॉट शक्ति कहा जाएगा। अच्छा, ये वाली थ्योरी जो है ये आपको कब काम आएगी, जैसे कि आपका बिजली का बिल कितने का आ रहा है, अगर आप टोटल यूनिट्स देखना चाहेंगे तो इसके थ्रू हम लोग वहां पर इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, और आपके घर का जो बिजली का बिल आता है वो इसी थ्योरी के बेसिस पर आता है। अभी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक लैंप जो है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय कर देता है, तो टोटल इसकी शक्ति आपको बतानी है ना। वही वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। टोटल जो कार्य किया गया है या टोटल ऊर्जा जो व्यय हुई है, टोटल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो एक लैंप ने 1000 जूल विद्युत ऊर्जा, 1000 जूल विद्युत ऊर्जा यहाँ पर खर्च हुई है, मतलब टोटल वर्क अगर मैं देखूँ तो 1000 जूल वाला हो रखा है, ठीक है। कितने सेकंड में हो चुका है ये वाली चीज, 10 सेकंड में हो चुकी है। तो टोटल शक्ति मुझे निकालने को बोले तो टोटल शक्ति कितनी हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स जूल डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि 100 वॉट। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको शक्ति निकालने को बोलेंगे, पावर निकालने को बोलेंगे, आपको क्या करना है, W/S कर देना है। तो W/S कितना हो जाएगा, 1000 वॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, औसत शक्ति क्या होती है। तो उपयोग की गई कुल ऊर्जा एवं उसके उपयोग में लगे कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहा जाता है। उपयोग की गई कुल ऊर्जा मतलब आपने अभी तक कितनी ऊर्जा का प्रयोग किया, है ना। तो औसत शक्ति इज इक्वल टू कुल प्रयुक्त ऊर्जा, और ऊर्जा प्रयुक्त करने में कितना समय लगा, मतलब आप टोटल यहाँ पर एनर्जी निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय आपको टोटल टाइम कितना लगा, वो आपकी कितनी हो जाएगी, औसत या फिर एवरेज पावर हो जाएगी। अभी आपने पावर पढ़ा, सेम एज इट इज आपको क्या लगाना है, एवरेज पावर के लिए लगाना है। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो क्या ये बन पा रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो,
20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल उसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई भी एक वस्तु थी, है ना। अब इसका वेग जो है पहले 5 था, मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा था कि कोई भी एक वस्तु जो है इस गति से गतिमान थी 5 मीटर प्रति सेकंड से, अब उसका जो वेग हो गया 5 से घटकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन हुआ है। तो टोटल जो कार्य हुआ है वो आपको बताना है। पहले जब फोर्स वाले क्वेश्चन आप कर रहे थे बल वाले, तो उसमें हम लोग त्वरण निकाल रहे थे, है ना, कि त्वरण हुआ है कि मंदन हुआ है, वो वाली चीज़ें हम लोग एक्सेलरेशन वाले कर रहे थे। अब यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछा किसके बारे में, कार्य के बारे में पूछा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, टोटल उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ है। तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है कार्य का, गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है, हाफ mv²। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी सफिशिएंट है अभी, है ना। तो बल द्वारा टोटल किया गया कार्य उस वस्तु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स हाफ mv² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ mv² के। यही होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, यही अभी हमने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या था, 5 से 2 हुआ है, मतलब जो वेग है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो क्या मैं इसके अंदर परिवर्तन कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ m, कोई भी वैल्यू आप इसकी मान लो, है ना। जैसे कि नया वाला आप इसको ऐसे मान लो, v को हम लोग 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है u माइनस v। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसको u मान लिया, u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और मैंने मान लिया v इज इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, तो mv² होता है, दैट मीन्स u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो हाफ m की वैल्यू कितनी है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 हो जाएगी। अब u का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, और v का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 गए तो 21, 21 इंटू 10 कितना होता है, 210 होता है। तो टोटल जो कार्य हुआ है कितने का हुआ है, 210 जूल का हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 210 जूल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो एक बार इसको ध्यान से देख लो क्या हम लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स u2 माइनस v2 आप कर लो, या फिर जो अपने हिसाब से a माइनस b आप जैसे भी वैल्यू कंसीडर करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। स्क्वायर है ना, हाफ mv² होता है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अभी आप देख लो पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ है, तो बिल्कुल सही चीज़ हो जाएगी, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च होती है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखो वो यूनिट वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोग कर रहे थे, है ना। ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च हुई है, तो टोटल आपको बताना है कि उस घर में टोटल कितने जूल एनर्जी यहाँ पर व्यय हुई है, और एक महीने की बात हो रही है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट ऊर्जा में कितने जूल एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ होती है। तो 250 यूनिट में कितनी हो जाएगी, 250 यूनिट में हो जाएगी आपकी 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से आप दशमलव हटाएंगे, जीरो ये लगा देंगे, है ना। तो अब ये कितना हो गया, 25 इंटू 36 इंटू 10⁶। 25 का जब आप 36 में मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो 25 का पहाड़ा ही बोल सकते हो। 25 छंग 150, ये बच गए 15, 25 या 75 और 15 कितने हो जाएंगे, 100, मतलब 1000 इंटू 10⁶। ठीक है, जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁸। तो अतः ऊर्जा का जूल में अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक है, बस आपको 25 का 36 में मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे यूनिट वाले क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी यूनिट खर्च हो रही है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक यूनिट ऊर्जा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है। सारे वही एक एक कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन है आपका। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
एक विद्युत हीटर यानी कि वही ऊष्मा की जो घोषित शक्ति है 1500 वॉट है, मतलब कि वो कितनी पावर है उसकी 1500 वॉट है, 10 घंटे में या कितना ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है। अब आपको ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, अगर आपको शक्ति का भी पता है, पावर का भी पता है, तो आप उसको ऐसे करते हैं W/T करते हैं, वही टोटल किया गया कार्य ऊर्जा ही हुआ आपका, तो जस्ट इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब आपको पावर कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है, टोटल वर्क आपको यहाँ पर निकालना है, या फिर आप बोल सकते हैं ये शक्ति आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 10 घंटे का। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, अगर आप देखें तो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, 15,000 वॉट, और इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि एक वॉट में 1000 किलो वॉट वाली चीज़ हो जाती है, यानी कि 1 किलो वॉट में कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, ये वाली चीज़ होती है। तो हमने 15,000 को क्या कर लिया, 15 किलो वॉट कर लिया। तो टोटल कितनी यूनिट प्रयोग हो रही है, 15 यूनिट हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप चाहें तो एक बार और इसको देख लीजिए क्या सॉल्व किया हमने। वही पावर वाला फॉर्मूला लगाया, शक्ति इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू टोटल ऊर्जा है टोटल कार्य डिवाइड बाय टोटल टाइम, वही वाले फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो देखो कंसेप्ट क्या है, कुछ ही फॉर्मूला 6 से 7 फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें फोर्स भी पूछा जाता है, यानी कि आप गति के तीनों समीकरण का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही वर्क, पावर और ये सारी चीज़ें भी निकालते हैं। तो आज आप बैठकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए, या फिर आप गूगल वगैरह करते हैं, या फिर आपके पास बुक्स वगैरह हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस करिए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके आगे के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, थ्योरेटिकल टाइप ही है। क्या पूछा गया है, सामर्थ्य P एवं कार्य के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, अभी आपको जो अभी जस्ट आपने प्रीवियस में किया वही चीज़ आपको पूछिए, P और W के बीच में क्या रिलेशन है। अभी आपने देखा पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो अब आपको इसी का वो चीज़ निकालनी है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू WT होता है ना, T इज इक्वल टू WP, W इज इक्वल टू PT, PWT इज इक्वल टू 1। अगर आप में यहाँ पर देखें तो कौन सी चीज़ करेक्ट है, पावर इज इक्वल टू W/T होना था, इन्होंने WT लिखा है। T इज इक्वल टू, अगर मैं T को इधर लेकर आऊँ मतलब W डिवाइड बाय P होना चाहिए, इन्होंने लिखा है WP, तो ये भी रॉन्ग हो गया। W इज इक्वल टू PT होता है, यस W। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। और PWT कभी भी 1 नहीं हो सकते क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे। तो उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप थोड़ा थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी की क्लासेस अपलोडेड है, कमेंट में आपको लिंक दिख रही है, आप वहाँ से जाकर थ्योरी पढ़ सकते हैं अगर नहीं देखा है, और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और साइंस के पेपर आप भी आपने देख लिए, तो एक बार से वहाँ जाकर भी इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में कर ही रहे हैं। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।